दक्षिण कोरिया के सबसे प्रतिष्ठित हाई स्कूल में जहां 1% लोग जमा होते हैं, हान जीवू फिट होने में असफल रहता है। वह अपने पुराने साधारण स्कूल में सबसे होशियार छात्र हुआ करता था, लेकिन यहाँ प्रतिभाओं से घिरे होने के कारण वह कक्षा में सबसे नीचे से एक स्थान पर है, खासकर गणित में, जिसे कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। उसके सहपाठी अमीर हैं, इसलिए वे ट्यूटर्स और बूट कैंप का खर्च उठा सकते हैं, लेकिन जीवू छात्र कल्याण पर है और ऐसी चीजों का खर्च नहीं उठा सकता। उनके गणित शिक्षक मिस्टर किम गुनहो उन्हें याद दिलाते हैं कि ये ग्रेड किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश के लिए पर्याप्त नहीं होंगे और जीवू को ट्रांसफर करने पर विचार करने के लिए कहते हैं। एक रात जीवू के रूममेट उसे पैसे देते हैं ताकि वह बाहर निकलकर सभी के लिए कुछ नाश्ता और शराब ले सके, लेकिन वापस आते समय जीवू को रात के पहरेदार ली हक्सुंग पकड़ लेता है। अगली सुबह मिस्टर किम उससे यह कबूल कराने की कोशिश करता है कि इस योजना में और कौन शामिल था, लेकिन जीवू वफादारी को महत्व देता है और चुप रहता है। यह बात उसकी सहपाठी पार्क बोराम का ध्यान खींचती है, लेकिन उसे अस्थायी रूप से छात्रावास से भी निकाल दिया जाता है। कक्षा के बाद उसके रूममेट उसे धन्यवाद के रूप में कुछ पैसे देने की कोशिश करते हैं और यह सुनकर चौंक जाते हैं कि जीवू इसे नहीं चाहता क्योंकि वे दोस्त हैं। वे अन्य रास्तों से देर रात के नाश्ते लाने की संभावना पर चर्चा करते हैं, लेकिन हाक्सुंग के पहरेदार के रूप में काम शुरू करने के बाद से यह असंभव हो गया है। वे उसे कम्युनिस्ट ऑफिसर कहते हैं क्योंकि वह उत्तर कोरिया से आया हुआ है। बाद में हक्सुंग अपने डॉक्टर के पास जाता है, जो उसे बताता है कि रात के पहरेदार के रूप में काम करना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और नींद की गोलियों पर निर्भर रहने से उसका बायोरिदम बिगड़ जाता है। हक्सुंग उसे याद दिलाता है कि यही एकमात्र काम है जो वह एक दलबदलू के रूप में प्राप्त कर सकता है, इसलिए जब तक डॉक्टर उसे कहीं और पद नहीं दिला सकता, वह गोलियां लेगा। इसके बाद हक्सुंग अपने अकेले अपार्टमेंट में वापस चला जाता है, जहां वह अपना समय अपने कछुए को खिलाने, स्ट्रॉबेरी दूध पीने और सुडोकू पहेली करने में बिताता है। अगले दिन जीवू को छात्रावास से निकाल दिया जाता है। बोराम उसे बाहर जाते समय चिढ़ाती है, कहती है कि उसे लगा था कि वह हारे हुए से ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह गलत थी। कुछ घंटों बाद जीवू अपने परिवार के अपार्टमेंट में वापस आ जाता है, जिसे वह अपनी मां के काम से वापस आने से पहले साफ करता है। वह एक विधवा है जिसने उसे पालने के लिए हमेशा बहुत मेहनत की है, इसलिए उसे अपने बेटे को इतनी महत्वपूर्ण वर्दी में देखकर बहुत गर्व होता है। यह बताने का दिल न रखते हुए कि उसे सोने के लिए जगह चाहिए, जीवू इसके बजाय कहता है कि वह सिर्फ उससे मिलने आया है और उसे स्कूल वापस जाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वापस जाते समय बारिश होने लगती है, इसलिए जीवू स्कूल की परित्यक्त प्रयोगशाला में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन उसे हक्सुंग ढूंढ लेता है। तब पहरेदार को बुरा लगता है जब उसे पता चलता है कि जीवू के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वह उसे वापस अपने कार्यालय में ले जाता है। जब जीवू सो रहा होता है तो हक्सुंग उस जटिल गणित का होमवर्क ढूंढ लेता है जिसे जीवू पूरा नहीं कर सका। सूर्य उगते ही हक्सुंग जीवू को बाहर निकाल देता है। लड़का अपनी गणित की कक्षा में जाता है और यह देखकर चौंक जाता है कि उसका होमवर्क हक्सुंग ने कर दिया है। इतना ही नहीं, सभी उत्तर सही हैं। बोराम इसे देखती है और चाहती है कि जीवू इसे शिक्षक को दिखाए, लेकिन वह उससे चुप रहने के लिए कहता है। कक्षा के बाद जीवू हक्सुंग को मदद के लिए धन्यवाद देने जाता है और उसे यह सिखाने के लिए कहता है कि उसने इसे कैसे किया, लेकिन हक्सुंग उसे फिर से बाहर निकाल देता है। बाद में पढ़ाई के कमरे में जीवू सुनता है कि उसके सहपाठियों के निजी ट्यूटर्स को भी इनमें से कुछ गणित समस्याओं से परेशानी होती है, जो दर्शाता है कि हक्सुंग कितना खास है। जीवू उसे ट्यूशन देने के लिए विनती करते हुए उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है, लेकिन हक्सुंग उस पर ध्यान नहीं देता। एक दोपहर जब वह कचरा बाहर निकाल रहा होता है तो हक्सुंग शिक्षकों को उन छात्रों के बारे में बातचीत करते हुए सुन लेता है जो कल्याण कार्यक्रम पर हैं और जिनके माता पिता लापरवाह हैं और हीन भावना रखते हैं, और मिस्टर किम ने जीवू को भी इस सूची में शामिल कर लिया। जब जीवू फिर से ट्यूशन के लिए उससे संपर्क करता है तो हक्सुंग उसे ट्रांसफर होने के लिए कहता है और कहता है कि खुद पर दया करना कोई ऐसा बिल्ला नहीं है जिसे लेकर घूमना चाहिए, क्योंकि यह आपको त्रासदी पर फिक्सित कर देता है। जीवू बताता है कि उसे इस बात से कितना गुस्सा आता है कि दूसरों के पास ऐसे अवसर हो सकते हैं जो उसके पास नहीं है, इसलिए हक्सुंग मान जाता है और उसे ट्यूशन देने के लिए तैयार हो जाता है। वह सिर्फ इतना कहता है कि जीवू उसे स्ट्रॉबेरी दूध से भुगतान करे। अगले दिन हक्सुंग अपने दोस्त अन गीचोल से मिलने जाता है, जिसने उसे दक्षिण कोरिया आने में मदद की थी क्योंकि वह सियोल में उत्तर कोरियाई दलबदलू समर्थन का नेतृत्व करता है। वे साथ में बोर्ड गेम खेलते हैं और जीवन के बारे में बातें करते हैं, और जब गीचोल हक्सुंग को उपहार के रूप में जरूरी लैंप दिलाता है तो हक्सुंग उनका भुगतान करने पर जोर देता है क्योंकि वह इस देश में दान के लिए नहीं आया था। जब रात होती है हक्सुंग लैंप को परित्यक्त प्रयोगशाला के अंदर रखता है ताकि वह वहां गुप्त रूप से जीवू को पढ़ा सके। जीवू को 3 नियमों का पालन करना होगा। पहला, इन कक्षाओं के बारे में किसी को नहीं जानना चाहिए। दूसरा, गणित के अलावा कोई सवाल नहीं। और तीसरा, हक्सुंग गणित पढ़ाएगा लेकिन वह ग्रेड या परीक्षा के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता।
जीवू सभी नियमों का पालन करने का वादा करने के बाद हक्सुंग उसे पहला अभ्यास देता है, त्रिकोण का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जीवू इसे जल्दी से हल कर लेता है, यह बताते हुए कि यह एक मिडिल स्कूल की समस्या है, लेकिन हक्सुंग त्रिकोण के चारों ओर एक पूरा घेरा बनाकर उसे गलत बताता है। धोखा खाने जैसा महसूस करते हुए जीवू सोचता है कि यह अनुचित है क्योंकि हक्सुंग ने उसे गलत प्रश्न दिया है, लेकिन हक्सुंग की बात यह है कि वह समस्या को सुलझाने के गलत तरीके से संपर्क कर रहा है। हाँ, उत्तर ढूंढना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह समझना कि प्रश्न क्या है, यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है। गणित समाधान खोजने की प्रक्रिया के बारे में है। जब जीवू अवधारणा की समझ दिखाता है तो हक्सुंग इसे एप्सिलॉन कहता है, क्योंकि उसे एक फ्लैशबैक आता है कि कैसे वह और उसके एक दोस्त को उनकी शैक्षणिक सफलता के लिए पुरस्कार के रूप में एक फैंसी पेन मिला था। एप्सिलॉन का अर्थ छोटा और महत्वहीन, यहाँ तक कि तुच्छ भी होता है। कक्षा समाप्त होने के बाद चूंकि जीवू के पास अभी भी रहने के लिए कोई जगह नहीं है, हक्सुंग उसे अपने साथ रहने की अनुमति देता है। जीवू को पता चलता है कि हक्सुंग को पुराने कैसेट प्लेयर पर शास्त्रीय संगीत सुनना पसंद है, इसलिए वे थोड़ी देर के लिए शास्त्रीय संगीत रचयिताओं के बारे में बातें करते हैं, जो हक्सुंग को जीवू के अपने अतीत के बारे में सवालों से बचने में मदद करता है। कैसेट खराब हो चुका है और उसमें खराब ध्वनि गुणवत्ता है, इसलिए जीवू अपने फोन पर गाने चलाता है, जिसकी गुणवत्ता हक्सुंग को मोहित कर देती है और उसे पहली बार गहरी नींद सोने में मदद करती है। वास्तव में वह अगली सुबह देर से बिस्तर पर रहता है और जब वह उठता है तो जीवू कक्षा के लिए पहले ही निकल चुका होता है। मिस्टर किम के पास अपने गणित के छात्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण समाचार हैं। फाइनल होने के बजाय उनकी कक्षा प्रतिष्ठित पाइथागोरस गणित प्रतियोगिता में भाग लेगी, जिसे उनकी परीक्षा के रूप में गिना जाएगा। इससे किशोर खुश नहीं है क्योंकि उनके पास अभ्यास करने के लिए केवल 2 महीने का समय है, लेकिन मिस्टर किम उन सभी से स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीद करते हैं। जीवू गणित की कक्षाओं के लिए हर दिन हक्सुंग के पास जाता है और बोराम यह देखना शुरू कर देती है कि जीवू कितनी बार स्ट्रॉबेरी दूध खरीदता है। लगभग ऐसा लगता है जैसे वह आदी था। एक शाम एक विशेष रूप से कठिन अभ्यास होता है, जिसे हल करने के लिए जीवू को तकनीक जानने की आवश्यकता होती है, लेकिन हक्सुंग बताते हैं कि वह उन सभी को हाथ से जोड़ने की अपेक्षा करता है। 3 घंटे बाद जीवू इसे हल करने में सफल हो जाता है, इसलिए हक्सुंग उसे कुछ खास दिखाता है। प्रसिद्ध गणितज्ञ बर्नहार्ड रीमैन ने समाधान प्रक्रिया से जुड़ने के लिए हाथ से 2 के वर्गमूल के 38 दशमलव स्थानों की गणना की, जो कि आप केवल एक सूत्र को याद करके नहीं कर सकते हैं। गणित को बेहतर ढंग से समझने के लिए यह बहुत मददगार होता है। हक्सुंग जीवू को यह बताने से इनकार करता है कि उसका उत्तर सही है या गलत, क्योंकि उसका होमवर्क इसका खुद पता लगाना होगा। यही एक गणितज्ञ का काम है। जैसे जैसे सप्ताह बीतते जाते हैं, जीवू अपने गणित कौशल में हर दिन अधिक से अधिक सुधार करता है। एक दोपहर उसे कुछ विनाशकारी खबर मिलती है। एक करीबी दोस्त और साथी छात्र जो कल्याण कार्यक्रम पर है, अपने पुराने स्कूल में वापस स्थानांतरित हो रहा है, यह स्वीकार करते हुए कि यहाँ आना कभी भी इसके लायक नहीं था। अब जीवू को अपनी स्थिति के बारे में कुछ सोचने की जरूरत है और बोराम उसे सुनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे लगता है कि वह उसका मजाक उड़ा रही है, यह कहकर कि वे एक ही स्थिति में हैं, जबकि वह वास्तव में एक अमीर बच्ची भी है। उनकी बातचीत तब बाधित होती है जब बोराम की मां उसे लेने आती है। जब वे कार में बैठते हैं तो बोराम को एक कल्याण कार्यक्रम वाले बच्चे के साथ घूमने के लिए डांटा जाता है। बोराम तकनीकी रूप से अपने तलाकशुदा माता पिता के कारण कल्याण कार्यक्रम पर भी है, लेकिन उसे वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है, इसलिए यह वास्तव में समान नहीं है। उसकी मां उसे पियानो संगीत सुनने के लिए भी डांटती है, क्योंकि वह चाहती है कि बोराम अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करे, इसलिए उसने बोराम की निजी ट्यूटर बनने के लिए मिस्टर किम को काम पर रखा है, जो अवैध है। उस रात बाद जीवू हक्सुंग को अपने दोस्त के बारे में बताता है और सोचता है कि क्या उसे भी स्थानांतरित हो जाना चाहिए। हक्सुंग उसे हार न मानने के लिए प्रोत्साहित करता है और उसे याद दिलाता है कि सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि अंत तक टिके रहने का साहस है। अपनी बात को साबित करने के लिए वह जीवू को उन अभ्यासों को दिखाता है जिन्हें उसने सुधारा था, जबकि अंतिम समाधानों में कुछ गलतियां हैं। लड़के ने उन्हें हल करने की प्रक्रिया को सही ढंग से सीख लिया है। उसी रात जीवू का निलंबन समाप्त हो जाता है, इसलिए वह वापस छात्रावास में रहने के लिए जा सकता है, लेकिन वह स्वीकार करता है कि हक्सुंग के साथ एक जगह साझा करने में उसे याद आता है। अगले दिन बोराम उसे माफीनामे के साथ स्ट्रॉबेरी दूध देती है और जब वह विचलित हो जाता है तो वह उसका पीछा करके परित्यक्त प्रयोगशाला तक ले जाती है और उसका रहस्य जान लेती है। जीवू की देखभाल करने के लिए हक्सुंग को धन्यवाद देने के बाद वह पूछती है कि क्या वह समय समय पर आ सकती है, और हक्सुंग इसे स्वीकार करता है जब तक वह इसे भी गुप्त रखती है। बोराम उसे कम्युनिस्ट ऑफिसर भी कहती है और यह हक्सुंग को भ्रमित करता है। वह उत्तर कोरिया से हो सकता है, लेकिन उसने कभी सेना में सेवा नहीं की। एक कारण से जिसके बारे में वह समझाने की जहमत नहीं उठाता, उसे छूट दी गई थी। उसी समय वे छात्रों के एक समूह को परिसर के चारों ओर छिपते हुए देखते हैं, लेकिन पिछली बार जीवू के साथ क्या हुआ यह सीखने के बाद हक्सुंग ने इसके बारे में कुछ नहीं करने का फैसला किया। एक और शाम जीवू हक्सुंग से पूछता है कि उसने गणित का इतना कठिन अध्ययन क्यों किया।
वह बताता है कि पहले तो उसने छात्रवृत्ति और अपने परिवार की खातिर किया, लेकिन उसने जितना अधिक सीखा वह उतना ही सुंदर लगता गया, इसलिए उसे इससे प्यार हो गया। तब वे बोराम को पियानो पर हक्सुंग के साथ शामिल होने के लिए बुलाते हैं ताकि वह उसे एक शानदार छोटी सी तरकीब सिखा सके। प्रत्येक अंक को एक नोट असाइन करके वे दोनों पाई नंबर बजाकर एक सुंदर राग बनाते हैं। अगली गणित कक्षा के दौरान जीवू हक्सुंग द्वारा सिखाए गए गलत प्रश्नों के तर्क का उपयोग करके मिस्टर किम के उत्तर को सही करता है। हालांकि मिस्टर किम इसके लिए उसे डांटते हैं। उत्तर सही हो सकता है, लेकिन यह वह नहीं है जो परीक्षक चाहता था, और यही एक चीज है जिसके बारे में छात्रों को चिंता करने की जरूरत है। जो समाधान अपेक्षित है उसे देना, न कि जो सही है। यह सब टेस्ट तकनीक के बारे में है, लेकिन जीवू इसे स्वीकार नहीं करता और जवाब देता है कि वह अभी भी परीक्षा में सही उत्तर देगा। ऐसे रवैये के लिए उसे असभ्य मानते हुए मिस्टर किम उसे बाकी कक्षा के लिए दरवाजे के बाहर खड़ा कर देते हैं। बाद में जीवू मिस्टर किम को सूचित करता है कि वह स्थानांतरित नहीं होगा। दोपहर में हक्सुंग की एक और यात्रा के दौरान गीचोल उसे एक स्मार्टफोन उपहार में देता है ताकि उसे ढूंढना आसान हो। हक्सुंग बाद में खुशी से इसे जीवू को दिखाता है और लड़का यह देखकर मदद नहीं कर सकता कि वह इस छोटी सी स्क्रीन पर लंबे शोधपत्र पढ़ रहा है। मदद के लिए जीवू एक सहपाठी को कंप्यूटर लैब में ले जाने के लिए कहता है ताकि वह पूरे दस्तावेज को प्रिंट कर सके और हक्सुंग को उपहार में दे सके। अगला दिन पाइथागोरस परीक्षा है। हक्सुंग के पाठों की बदौलत जीवू अद्भुत काम कर रहा है, और जबकि बोराम संगीत को याद करके काफी अच्छी शुरुआत करती है, वह जल्द ही निराश हो जाती है। दबाव उस पर हावी हो जाता है और वह परीक्षा खत्म किए बिना ही कक्षा छोड़ देती है। उसकी माँ उसे शर्म से बचने के लिए घर पर रहने के लिए कहती है और स्कूल से झूठ बोलती है, यह कहते हुए कि वे यात्रा पर जा रहे हैं। जब जीवू उससे संपर्क करने की कोशिश करता है तो उसके सभी संदेशों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। शाम को जीवू और हक्सुंग एक शास्त्रीय संगीत समारोह में जाते हैं, जिसके लिए बोराम ने उन्हें मुफ्त टिकट दिए थे क्योंकि उसकी फैमिली कंपनी इसे स्पॉन्सर करती है। बोराम कभी नहीं आती, लेकिन कम से कम हक्सुंग को यह इतना अच्छा लगता है कि वह आंसुओं से भर जाता है। बाद में हक्सुंग ने जीवू को अपने स्थान पर रात का खाना खाने के लिए आमंत्रित किया, जिससे जीवू को एहसास होता है कि यह पहली बार है जब उसने हक्सुंग को खाते देखा है। उसी रात किसी ने इंटरनेट पर पाइथागोरस परीक्षा लीक कर दी, जिससे शिक्षकों के लिए परेशानी खड़ी हो गई, जिन्हें अब वह छात्र ढूंढना होगा जिसने ऐसा किया था, अगर वे नहीं चाहते कि शिक्षा बोर्ड उन्हें निकाल दे। इस बीच जीवू और हक्सुंग कुछ खरीदारी करने के लिए किताबों की दुकान पर जाते हैं और एक अजनबी हक्सुंग को पहचान लेता है। यह आदमी भी उत्तर कोरिया से आता है और हक्सुंग को डॉक्टर कहता है, उन दिनों को याद करते हुए जब हक्सुंग उस विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे जहां वह पढ़ता था। यह आदमी हक्सुंग को प्रसिद्ध गणितीय प्रतिभा भी कहता है और सोचता है कि जीवू उसका बेटा है, जो उन्हें एक अजीब स्थिति में डाल देता है। हक्सुंग याद के लिए उस आदमी का धन्यवाद करता है और जल्दी से दुकान से निकल जाता है। जीवू के सवालों का जवाब देने से इनकार कर देता है। जब वह घर जाता है तो हक्सुंग उन अच्छे समय को याद करता है जो वह अपने बेटे ली ताइयोन के साथ बिताया करता था, जैसे साथ में खाना खाना, कछुआ लेना और स्ट्रॉबेरी दूध खरीदना, क्योंकि यह ताइयोन का पसंदीदा था। अगले दिन टीवी पर कुछ महत्वपूर्ण समाचार आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण गणितीय समस्याओं में से एक, रिमेन परिकल्पना, एक प्रसिद्ध उत्तर कोरियाई व्यक्ति ली हक्सुंग द्वारा हल करने वाली है। अभी तक विद्वानों के एक बोर्ड द्वारा इसकी समीक्षा जारी है। टीवी पर प्रोफेसर ओह उस कहानी के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक बच्चे के रूप में गणित ओलंपियाड में प्रवेश किया था और हक्सुंग से मिले थे, जो उत्तर का प्रतिनिधित्व करते थे जबकि ओह दक्षिण का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्हें दोनों को एक प्रसिद्ध गणितज्ञ द्वारा एक फैंसी पेन दिया गया था और ओह के पास आज भी है। गीचोल और जीवू दोनों समाचार देखते हैं और यह जीवू ही है जो हक्सुंग से सबसे पहले पूछता है। हालांकि हक्सुंग गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि रिमेन परिकल्पना के बारे में फिर कभी उल्लेख न करे। इस बीच मिस्टर किम टेस्ट की घटना से परेशान है क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, लेकिन जब एक सहकर्मी एक छात्र द्वारा कुछ अफवाहों को पारित करने के बाद सुरक्षा टेपों की समीक्षा करता है तो उसे अपना उद्धार मिल जाता है। अगले दिन मिस्टर किम जीवू को कंप्यूटर लैब से कुछ मुद्रित शीटों के साथ बाहर निकलते हुए उसकी रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए बुलाते हैं। जीवू यह समझाने की कोशिश करता है कि यह असंबंधित है, लेकिन उसके पास इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं है। टेप के सबूत और कुछ ही महीनों में गणित में जादुई रूप से बेहतर हो जाने के तथ्य के बीच कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मिस्टर किम उसे एक सौदा प्रदान करते हैं। यदि वह स्थानांतरित होने के लिए सहमत होता है तो वह उसके दोष को सार्वजनिक नहीं करेगा। दुख की बात है कि जीवू द्वारा लीक करने की अफवाहें अभी भी सभी के कानों तक पहुंच जाती हैं और बोराम इससे परेशान हो जाती है क्योंकि वह सच जानती है। गीचोल को भी अपनी कुछ परेशानी हो रही है। उत्तर कोरिया इस बात से नाराज है कि दक्षिण हक्सुंग की उपलब्धियों को ले रहा है, खासकर जब से ये खोजें सैन्य एन्क्रिप्शन से जुड़ी हैं। इसलिए एनआईएस चाहता है कि गीचोल हक्सुंग को टीवी पर मामलों को स्पष्ट करने के लिए राजी करे। अब हक्सुंग का नाम हर खबरों में छाया हुआ है और एक पुराना सहकर्मी भी उससे उत्तर कोरिया लौटने के लिए मनाने आता है।
लेकिन वह गलती से कुछ कह देता है जब वह यह स्वीकार करता है कि वह इसलिए पूछ रहा है क्योंकि हक्सुंग को लाने से उसे भी माफी मिल जाएगी और अपने बेटे के साथ जो हुआ उसका जिक्र करके सिर्फ उसे गुस्सा दिला पाता है। गीचोल एनआईएस को दूर रखने में सक्षम न होने के लिए माफी मांगने हक्सुंग से मिलने जाता है, लेकिन हक्सुंग अभी भी इतने सालों की सुरक्षा के लिए उसका आभारी है। जब हक्सुंग शहर छोड़ने के लिए पैकिंग कर रहा होता है, गीचोल उसके शोध वाले दस्तावेज को वापस लाता है जिसे हक्सुंग ने सालों पहले फेंकने की कोशिश की थी और गीचोल ने इसे बचा लिया था क्योंकि यह कचरे के डिब्बे में फेंकने के लिए बहुत मूल्यवान था। उसी समय जीवू भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन जब वह चिल्लाने की आवाज सुनता है तो वह बाहर ही रहने का फैसला करता है। हक्सुंग गुस्से में है क्योंकि यही शोध था जिसने उसके बेटे की जान ले ली थी, इसलिए वह इसे टीवी पर दिखाने से इनकार करता है। गीचोल के जाने के बाद जीवू हक्सुंग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बुरा आदमी उस पर गुस्सा निकालता है। यह स्वीकार करने से इनकार करता है कि वे शिक्षक और छात्र से ज्यादा करीब हैं। बाद में जीवू को परेशान बोराम का फोन आता है, जो यह नहीं समझ पाती है कि वह उन्हें उस पर इस तरह से इल्जाम लगाने क्यों दे रहा है, लेकिन वह सिर्फ इतना कहता है कि यह खत्म हो गया है और फोन काट देता है। इसी दौरान हक्सुंग बस स्टेशन पर पहुंचता है और जब उसे लगता है कि उसने एक अजनबी के चेहरे पर अपने बेटे का चेहरा देखा है, तो उसे उस रात की याद आने लगती है जब तायोन की मौत हुई थी। अपने साथी दलबदल करने वालों का बचाव करने के लिए एक और लड़ाई में पड़ने के बाद तायोन अपने पिता के साथ बहस करने लगा। उस पर स्वार्थी कारणों से दक्षिण भागने का आरोप लगाया क्योंकि उसने ऐसा तब नहीं किया था जब उसकी मां तपेदिक से बीमार थी। हक्सुंग ने जोर देकर कहा कि उसने अपने बेटे को बेहतर जिंदगी देने के लिए ऐसा किया, लेकिन तायोन ने बताया कि मामूली काम करना और गंदगी की तरह व्यवहार किया जाना एक विद्वान के लिए बेहतर जीवन से कोसों दूर है। अपने पिता को केवल गणित के साथ एक साथी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने की शुभकामनाएं देने के बाद तायोन भाग गया और तैरकर वापस उत्तर जाने की कोशिश की, लेकिन उसे सीमा पर गश्त द्वारा देखते ही गोली मार दी गई। वापस जीवू की बात करें तो वह अपनी मां सो रही होने के दौरान ट्रांसफर पेपर पर उसकी मां की स्टाम्प का इस्तेमाल करने के लिए उसके घर में घुस जाता है। अगली सुबह वह मिस्टर किम को कागजात सौंप देता है, जो उसे बताता है कि उसने सही काम किया। हक्सुंग एक होटल में छिपा हुआ है जबकि गीचोल उसे टीवी शो में ले जाने के लिए ढूंढ रहा है और वह बोराम से एक कॉल पाकर हैरान हो जाता है जो उसे जीवू के स्थानांतरण के बारे में बताती है। उस दोपहर पाइथागोरस पुरस्कार समारोह है। जीवू स्कूल से बाहर जाने ही वाला है, लेकिन बोराम अचानक आती है और उसका सामान चुराकर उसे सभागार तक खींच ले जाती है। प्रोफेसर ओ हाल ही में सिद्ध सिद्धांत के बारे में भाषण के साथ समारोह खोलते हैं और यही वह क्षण है जब हक्सुंग बीच में रोकने का फैसला करता है, नदी पर अपने कछुए को छोड़ने के बाद स्कूल की ओर दौड़ता हुआ। वह अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में अपना पेन पेश करता है, इसलिए प्रोफेसर ओ उसे खुले हाथों से प्राप्त करते हैं और उसे भी भाषण देने की अनुमति देते हैं। एक गार्ड के रूप में अपने काम के बारे में एक मजाक करने के बाद हक्सुंग स्वीकार करता है कि वह वही था जिसने जीवू को गणित पढ़ाया था और मुद्रित थीसिस को सबूत के रूप में प्रस्तुत करता है कि उसने परीक्षा लीक नहीं की थी। वह यह भी बताता है कि यह मिस्टर किम था जिसने अपने निजी छात्रों को परीक्षा लीक कर दी थी, जिसके कारण मिस्टर किम गुस्से और शर्म के साथ चले जाते हैं। फिर हक्सुंग अपनी कहानी का थोड़ा सा हिस्सा साझा करता है। उसने गणित का ठीक से अध्ययन करने के लिए उत्तर कोरिया से दलबदल कर लिया क्योंकि उसकी अपनी सरकार उसके शोध का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए कर रही थी। वह चाहता है कि उसकी गणित का इस्तेमाल नौकरी पाने और अच्छे कॉलेजों में जाने के लिए किया जाए, लेकिन इस तरह के लालच ने उसे उसके बेटे की जान ले ली। हक्सुंग अपने फैसलों से शर्मिंदा है, फिर भी जीवू ने उसे कभी इस तरह नहीं देखा और अपने रहस्य के प्रति वफादार रहा, भले ही इससे उसका भविष्य भी खतरे में पड़ जाता। रोते हुए हक्सुंग माफी मांगता है और जीवू को उस पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद देता है और ऐसा भाषण गीचोल को, जो हर समय सुन रहा था, बिना टीवी साक्षात्कार के बारे में पूछे ही वहां से चले जाने के लिए मजबूर कर देता है। हालांकि वह हक्सुंग के बाहर इंतजार करता है और उसे लिफ्ट की पेशकश करता है। उसे जो स्मार्टफोन उपहार में दिया गया था उसे फेंकने के बाद गीचोल हक्सुंग के लिए एक छोटा सा सरप्राइज लाता है, एक नया कानूनी पासपोर्ट जो हक्सुंग को दक्षिण कोरियाई नागरिक के रूप में चिन्हित करता है और उसके शहर छोड़ने के लिए टिकट ताकि एनआईएस उसे कुछ समय के लिए ढूंढ न सके। गीचोल को शायद इसके लिए निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसे लगता है कि यह इसके लायक है। कुछ समय बाद गीचोल जीवू से मिलने जाता है और उसे वह उपहार देता है जो हक्सुंग उसके लिए छोड़ गया था, प्रसिद्ध पेन और उसकी थीसिस का पहला मसौदा। 3 साल बाद जीवू और उसका कॉलेज क्लास गणित के लिए प्रतिष्ठित ओबरवॉल्फच रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा करते हैं। हक्सुंग अब वहां काम कर रहा है और जीवू स्ट्रॉबेरी दूध और एक गले के साथ उसे आश्चर्यचकित करता है, गणित के बारे में लंबी बातचीत में शामिल होने से पहले।